कैसे हैं बालकों आप लोग? मजाक मजाक में आप लोग 11th में आ गए है ना। 10th आपने पास कर लिया, बहुत बड़ी बात है। ठीक, चलिए तो 11th आपने स्टार्ट करना है आज से। और आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले बात करें तो आपने इसके डेफिनेशंस, इसकी कहानी, जो भी चीज़ें आपने 10th तक के सेक्शन में सुना है वो सारी बातें ठीक है, सबके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बायोलॉजी वो सब्जेक्ट है ना जिसमें वर्ड ही लगा हुआ है। अब जैसे अगर मैं थोड़ा सा कुछ अभी स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बात ये करता हूँ सो दैट आपको ना इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। क्यों ये सब्जेक्ट स्पेशल है, क्या इसकी बात है, क्या इसके बारे में स्पेशल बात है। तो देखो ये वर्ड बायोलॉजी में ये जो वर्ड लॉजी है, जैसे आपने अगर हिंदी पढ़ा होगा, ठीक है, तो उसमें संधि विच्छेद होता है, नहीं वर्ड्स को तोड़ते हैं और फिर उसके मीनिंग हमारे सामने होता है। ये जो वर्ड लॉजी होता है इसका मतलब होता है स्टडी, नहीं किसी चीज़ के बारे में पढ़ना। और जो दूसरा वर्ड है वो है बायो। ये बायो वर्ड जो है एक लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड बायोस से आया है, ठीक है। और इस बायोस वर्ड का मतलब होता है लाइफ, इसका मतलब है लाइफ। और लाइफ यानी जीवन, इसको आप हिंदी में बोलते हैं। जीवन होता किस में है, तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें लाइफ होता है, नहीं वही जीवित होते हैं। तो ये जो पूरी की पूरी स्टडी है ना, ये जो पूरा का पूरा बायोलॉजी है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग चीज़ों के बारे में बात करेगा, उन चीज़ों के बारे में बात करेगा जिसमें लाइफ है। हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात नहीं करते हैं, ये सबसे स्पेशल बात है। बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, चाहे वो मैथ्स हो या फिज़िक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या बाकी के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें और इस सब्जेक्ट में एक डिफरेंस ये है। सबसे पहला डिफरेंस मैं बताता हूँ, वो डिफरेंस है कि हम नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे आप फिज़िक्स पढ़ोगे या फिज़िक्स आपने जब पढ़ा होगा तो बोलते हैं अरे कार जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर से, इतना डिग्री पे रोटेट किया, आपको दिखता नहीं, आप एज्यूम करते हैं। मैथ्स स्टार्ट होता है तो बोलते हैं लेट, हमने ये मान लिया। हमें यहाँ पे मानना नहीं पड़ता है। इस सब्जेक्ट की स्पेशलिटी यही है कि हम कुछ भी एज्यूम नहीं करते, हमें एज्यूम नहीं करना पड़ता है। अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास 2 आँख है तो आँख है, हमें दिख रहा है, हमें मानना नहीं है कि माना कि हमारे पास 2 आँख है, नहीं ये है, ये स्पेशल बात है। तो सबसे पहली बात जो बहुत स्पेशल है कि हमें कुछ भी एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ भी मानना नहीं है, जो चीज़ें हैं वही इसकी स्पेशलिटी है। ये सबसे स्पेशल बात है इस सब्जेक्ट के बारे में। तो हमें यहाँ पे जो भी चीज़ें, जो भी बात हम लोग करेंगे ना, वो सिर्फ लिविंग के बारे में बात करेंगे, या लिविंग को, जो लिविंग बनाए रखने वाला मटेरियल है उसके बारे में बात करते हैं। ये सबसे स्पेशल चीज़ है। या तो लिविंग थिंग्स होगा या लिविंग को लिविंग बनाए रखने वाले थिंग्स होंगे। कोई भी नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं। ये तो मैंने बस बायोलॉजी को बताया है, ना तो अभी मैं कोई डेफिनेशन बता रहा हूँ, ना ही कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, सो दैट आप पहले चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना समझो। दूसरी बात कि बायोलॉजी आपने जब लिया है तो आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल होते हैं कि हाँ ना मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है। अब डॉक्टर बनने के बारे में सोचते हैं। जब हम लोग सामने से बात करते हैं तो थोड़ा मैं और अच्छे से आपको डिफ़ाइन करना चाहता, लेकिन अभी के लिए बस ठीक है, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 2 वर्ड है, मैं हमेशा इस पूरे क्लासेस के दौरान, आप जब तक आप मेरे साथ जुड़े हुए रहते हैं, मैं आपको एक चीज़ जो हमेशा समझाऊंगा, और मैं और भी बाकी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप वर्ड्स पे ध्यान देंगे ना तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। जैसे अभी आपने इस वर्ड को देखा तो थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा। वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चैप्टर जो स्टार्ट होता है या कोई सब्जेक्ट है ना, उसके चैप्टर के नाम, उस सब्जेक्ट का नाम बहुत सोच समझ के रखा जाता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं रख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जैसे मैंने बोला कि आप सब डॉक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं। अगर आप डेटा उल्टा के देखेंगे, आज सबके पास मोबाइल है, गूगल आप सर्च करोगे तो ऑलमोस्ट, जैसे कि लास्ट ईयर का डेटा है, ऑलमोस्ट 16 लाख बच्चे जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, इसलिए वो नीट का एग्जामिनेशन देते हैं, ठीक है। बट चाहने से कुछ नहीं होता है। हम चाहते तो बहुत सारी चीज़ें हैं,
है ना। चाहत बहुत सारी चीज़ों की होती है, मेरे पास इतने पैसे होते, वो होता, ऐसा होता, वैसा होता, ये चाहत है, ये डिज़ायर है। और चाहत कभी पूरी नहीं होती है। चाहत तब पूरी होती है जब वो चाहत आपकी ज़रूरत बन जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो बच्चे जो नीट क्वालिफाई करते हैं ना, वो अपनी चाहत को अपनी ज़रूरत बना लेते हैं। वो ये नहीं सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, ये नहीं सोचते। वो सोचते हैं कि डॉक्टर बनना मेरी ज़रूरत है, ये मेरा नीड है। जैसे मैं सांस लेता हूँ वो मेरी ज़रूरत है, वैसे ही डॉक्टर बनना भी मेरी ज़रूरत है। और जिस दिन आप ऐसा सोच लेते हैं कि नहीं मुझे डॉक्टर बनना है, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका नीड हो जाएगा, ऑब्वियसली आप बहुत आराम से, बहुत आसानी से सारी चीज़ों को शुरू कर देंगे, समझना शुरू कर देंगे, सीरियसली पढ़ना शुरू कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसलिए आपको सिर्फ चाहना नहीं है, और सीरियसली राइट फ्रॉम द बिगनिंग, अभी जब आप 11th के सेक्शन में आते हैं, 11th में आते हैं, और तब से लेके आप 11th और 12th 2 साल अगर ढंग से पढ़ाई करते हैं ना, ढंग से मेहनत करते हैं, सिर्फ ये सोच के कि मेरी ज़िंदगी अब बदलने वाली है, मैं अगर इस 2 साल में, अभी तक 10th तक क्या था ना, आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, वहाँ से आपने अब स्पेशलाइज किया अपने आप को बायोलॉजी लेके कि मुझे इस फील्ड में जाना है। अब यहाँ से आपके लाइफ का जो सारे डिसीजन है वो चीज़ यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब ना ये सब्जेक्ट्स वाला पंगा खत्म है, अब सब्जेक्ट्स वाली चीज़ें नहीं है, अब आपकी लाइफ वाली चीज़ें शुरू होती है। पढ़ाई के साथ साथ आपके लाइफ का जो गोल है वो अचीव होने वाला है, ठीक है। तो इसलिए अब आपको अगर सीरियसली आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आप ये सोच के पढ़ेंगे कि नहीं अब जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ ना उससे मेरे लाइफ का जो फ्यूचर है, मैं लाइफ में आगे क्या करने वाला हूँ, ये डिसाइड होने वाला है। ऑब्वियसली आपकी पढ़ाई में खुद ब खुद चेंज नज़र आएगा। और हर वक्त पढ़ते टाइम दिमाग में चलते रहना चाहिए, बहुत क्लियर होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। आप ये क्लियर कट रखते हैं ना दिमाग में, अपने गोल को, अपने टारगेट्स को हमेशा सामने रखते हैं, तो आप ज़रूर पहुँच जाते हैं। लाइफ में 2 तरीके के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो, मान लो एक डेस्टिनेशन बताऊं कि मान लो एक इंसान को दिल्ली जाना है, ठीक है। अब दिल्ली जाना है तो हो सकता है वो ट्रेन से चला जाए, ठीक है, हो सकता है वो फ्लाइट से चला जाए, हो सकता है वो कार से जाए, और हो सकता है कोई एक और आदमी निकला, कार से 2 पर्सन निकले। एक आदमी निकला जो कार से, उसको पता है कि उसको दिल्ली जाना है। एक आदमी निकला जिसको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, कार लेके तो निकला है बट उसका गोल नहीं फिक्स है, उसे पता ही नहीं जाना कहाँ है। वो जो दिल्ली जा रहा है, हो सकता है वो 2 दिन के जगह पे 2 महीने में पहुंचे। वो रास्ता इधर उधर करते करते, पूछते पाछते 2 महीने में पहुंच गया, लेकिन अपने जगह पे पहुंचा। लेकिन वो इंसान जो घर से कार लेके निकला, जिसे पता ही नहीं है कि कहाँ जाना है, तो बिल्कुल कहीं भी पहुंच जाएगा। उसका टारगेट ही नहीं है, उसे उसका विज़न क्लियर नहीं है कि उसको पहुंचना कहाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो लाइफ में अपना गोल, अपना विज़न बहुत क्लियर रखना ज़रूरी है। आपका विज़न क्लियर होता है, आपका गोल क्लियर होता है, ऑब्वियसली थोड़ी सी देरी हो सकती है बट आप पहुँचते हैं, अपने मंजिल तक पहुँच जाते हैं, है ना। तो फिर आप बोलेंगे बाबा बहुत हुआ प्रवचन, है ना, आते हैं टॉपिक पे बात कर लेते हैं। आपका प्रवचन तो बड़ा अच्छा लग रहा है, चीज़ें भी अच्छी लग रही है, समझ में ये सारी बातें तो आ रही है। अब अपने सब्जेक्ट के लिए भी कुछ बात करें और उसमें भी हमें ये क्लैरिटी दिखनी चाहिए। ऑब्वियसली दिखेगा, आप थोड़े से सिंसियर होके। और जो बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे होंगे, लाइक बिहार बोर्ड के बच्चे अगर हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि अब थोड़ा सा टाइम ये आ गया है कि आपको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम हिंदी मीडियम टू इंग्लिश मीडियम। आपको कोशिश करनी पड़ेगी थोड़ी सी कि हम वर्ड्स के मीनिंग को समझें। बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं बायोलॉजी में, बड़े से वर्ड होते हैं जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि जब आप नीट का एग्जामिनेशन देंगे तो वहाँ पे पेपर हिंदी मीडियम में नहीं मिलेगा। सो राइट फ्रॉम द बिगनिंग अभी से शुरुआत कर देनी है कि अपने आप को आप कन्वर्ट कर लें हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम। ये कन्वर्जन कैसे होगा, तो थोड़ा सा एफर्ट मैं डालूंगा, थोड़ा सा आप डालिएगा, सारी चीज़ें हो जाएंगी, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं होगी। उसके बावजूद अगर किसी चीज़ को समझने में दिक्कत होती है तो आप मुझसे किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट करेंगे और मैं वहाँ पर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अभी जो आपका 11th का बायोलॉजी का सेक्शन है, इसमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं और इसको टोटल 5 यूनिट में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अभी मैं चैप्टर नंबर 1 से, मोस्ट ऑफ द टीचर्स या आपने जब तक अभी तक 10th तक जो पढ़ा होगा, तो जैसे ही सब्जेक्ट शुरू होता है चैप्टर 1 से पढ़ते हैं,
बहुत अच्छी बात है, आपने पढ़ लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो चैप्टर नंबर 19 है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के सेक्शन से हम लोग चैप्टर नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। और चैप्टर नंबर 19 जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसका नाम वहाँ पे आपको दिखेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक, इसके नाम को मैं चेंज करूँगा और इसका नाम मैं चेंज करके रखने जा रहा हूँ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम हिंदी में अगर बात करते हैं तो इसी को उत्सर्जन तंत्र बोला जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपने बहुत सारे सिस्टम का नाम सुना होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम का नाम सुना होगा। और हम ह्यूमन की बात करें, हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम चलते हैं। हम लोग सब सिस्टम के बारे में अलग अलग सेक्शन में, अलग अलग चैप्टर्स में उसके लिए सेपरेटली बात करने वाले हैं। जो अभी जिस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो चैप्टर नंबर 19 आपका एनसीईआरटी है, वो कहलाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब फिर से वही बात, मैं अपनी बातों को बार बार समझाने की कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर का नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम रखा तो कुछ सोच के रखा होगा। जैसे हर मूवी का ट्रेलर आता है, किसी मूवी के रिलीज होने से पहले उसका ट्रेलर आता है। ट्रेलर देख के हमें समझ में आता है कि हाँ इस मूवी में क्या होने वाला है। हालांकि उसका क्लाइमैक्स अपना होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये मूवी का ट्रेलर है। आज जो आप देखेंगे ये पूरे चैप्टर का पूरी कहानी को आपको समझाने की कोशिश करेगा। ये जैसे ट्रेलर देख के आपको पिक्चर समझ में आ जाता है, वैसे आपका ये आज का ट्रेलर है, जिससे पिक्चर बहुत क्लियर हो जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें होने क्या क्या वाला है। दूसरी बात, जैसे हर मूवी में एक हीरो होता है, एक एक्टर होता है, एक एक्ट्रेस होता है, एक विलेन होता है, वैसे हर चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी के एक हीरो होगा, एक एक्टर होगा, एक एक्ट्रेस होगी और एक विलेन भी होगा, है ना। तो क्या क्या कहानी है इस बात को समझना है। फिर से हम आते हैं इसमें, वर्ड जो है सिस्टम, जिसको हिंदी में तंत्र बोला जाता है, इस सिस्टम के मतलब को पहले समझना है। क्यों हम सिस्टम बोलते हैं, सिस्टम बोलने का मतलब क्या है। तो सिस्टम बोलने के मतलब की बात अगर करें तो देखो, जैसे तुमने डाइजेस्टिव सिस्टम सुना, सर्कुलेटरी सिस्टम सुना, तो सिस्टम सुन तो लिया लेकिन कभी सोचा नहीं कि सिस्टम क्यों बोल रहा है, सिस्टम का मतलब क्या हो रहा है। अब बात करें सिस्टम को समझना है तो कई बार तुम सुनते होगे अरे सिस्टम में रह के काम करो, है ना, सिस्टम में रह के ये चीज़ें होती है। या आपने अपना जो डेस्कटॉप होगा जिसमें मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सीपीयू, उसको भी आप सिस्टम बोलते हैं। अब सिस्टम का मतलब क्या है, तो सिस्टम का मतलब होता है जब बहुत सारी चीज़ें मिलके कोई एक काम करे तब हम उसको बोलते हैं सिस्टम। ध्यान से समझना है, जब बहुत सारी चीज़ें मिलके कोई एक काम करे, जैसे मॉनिटर, उसका सीपीयू, उसके माउस, उसके कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें मिलके काम एक ही करता है, जो लैपटॉप भी आपका कर देता है। तो हम लैपटॉप को नहीं बोल के उसको सिस्टम ज़रूर बोलते हैं, क्योंकि जो भी कंप्यूटर का काम है वो सारे चीज़ें, सारी पार्ट्स मिलके एक काम आपको करके दे देता है, तब हम उसको सिस्टम बोल देते हैं। यानी एक बात बहुत क्लियर होना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें मिल जाए और काम कोई एक हो, फंक्शन कोई एक हो, तब उसको सिस्टम बोला जाता है। चूँकि हम यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, हमने जैसे कहा कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, हमारे पास ऑर्गन्स हैं, तो यहाँ पे अगर हम सिस्टम को डिफाइन करते हैं तो सिस्टम का बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स which organize to perform a particular function। ठीक है, ये हमने सिस्टम को डिफाइन किया और मैंने लिखा ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, यानी बहुत सारे अंगों का ग्रुप, बहुत सारे ऑर्गन्स का ग्रुप, बहुत सारे अंगों का समूह जो आपस में मिलकर विच ऑर्गेनाइज टू परफॉर्म,
क्या परफॉर्म करे, क्या काम करे, तो एक कोई पर्टिकुलर फंक्शन करे, कोई एक निश्चित काम करेगा, तभी हम उसको सिस्टम बोलेंगे, अदरवाइज हम उसको सिस्टम नहीं बोलेंगे। ठीक, अब इसको थोड़ा एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि लाइक मैं कुछ यहाँ पे ऑर्गन्स का नाम दे रहा हूँ आपको, कुछ ऑर्गन्स के नाम है यहाँ पे। ऑर्गन्स के नाम में ज़रा नाम देखो, लाइक हमारा हाथ, हैंड, ठीक, दूसरा मैंने दे दिया हमारा लिवर, तीसरा मैंने दे दिया आई, ठीक, चौथा मैंने दे दिया मान लो कोई और एक ऑर्गन, मान लो टिथ, ठीक, दांत। हाथ है, लिवर यानी यकृत, आँख है, टिथ है, ये सारे ऑर्गन्स का मैंने एक ग्रुप बना दिया कि चलो ये सारे ऑर्गन्स एक ग्रुप में हैं। अब ज़रा ध्यान से सोचो कि क्या ये सारे ऑर्गन मिलके कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन करेगा? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स तो हमने बना दिया, लेकिन क्या ये सारी चीज़ें मिलके कोई एक काम करेगा? हाथ का अपना काम है, लिवर का अपना काम है, आई हमारा अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, टिथ का अपना काम है, यानी ये सारी चीज़ें मिलके ना कोई एक निश्चित एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है। और अगर ये पर्टिकुलर फंक्शन नहीं परफॉर्म कर रहा है तो हम इस पूरे ऑर्गन्स का जो ग्रुप है इसको सिस्टम नहीं बोलेंगे, इस ग्रुप को हम सिस्टम नहीं बोलने वाले हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से, अगर मैं दूसरा ग्रुप बना दूं, लाइक हमारा एक टिथ है, फिर हमारा टंग है, ठीक, फिर हमारा मान लो स्टमक है और हमारा इंटेस्टाइन है, ठीक है, यानी कि हमारा दांत, हमारा जीभ, हमारा पेट, स्टमक और इंटेस्टाइन यानी हमारी आंत। अब अगर इसको मैं बोलूं कि मैं इन सारे ऑर्गन्स को एक ग्रुप में रख रहा हूं, तो ज़रा सोचो कि ये सब ऑर्गन मिलके कोई एक फंक्शन कर सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। आपने सुना हुआ है, आपने पढ़ा हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, ये सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेशन का काम कर देंगे और इसको हम एक सिस्टम बोल सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ेंगे तो ये सारे ऑर्गन्स का वहाँ पे ग्रुप होगा और वहाँ पे भी एक ही काम होगा, वो काम होगा डाइजेशन का, यानी कि खाना को पचाने का। जब भी हम सिस्टम वर्ड बोलेंगे तो हमें बहुत सारे ऑर्गन्स मिलेंगे और सारे ऑर्गन मिलके काम एक करेंगे, काम कोई एक होगा, तब हम उसको सिस्टम में रखेंगे, नहीं तो हमें सिस्टम में नहीं रखना है। तो बात अब ये आती है कि अब यहाँ पे कौन सा काम होने जा रहा है। ठीक है, ये जो हमने सिस्टम को तो हमने डिफाइन कर दिया कि बहुत सारे अंग होंगे और सारे अंग मिलके कोई एक काम करेगा, तब हम उसको सिस्टम बोल देते हैं। तो बात अब ये आती है कि यहाँ पे क्या काम है, यहाँ पे क्या फंक्शन है, यहाँ पे किस फंक्शन की बात हो रही है। यही बात हमें दूसरा वर्ड बताने जा रहा है। तो देखो, दूसरा वर्ड है हमारा एक्सक्रीटरी। ये वर्ड हमारा है एक्सक्रीटरी। ये जो पर्टिकुलर फंक्शन की बात हो रही थी ना, वो यहीं पे आपको दिखने वाला है। ठीक है, एक्सक्रीटरी वर्ड, ये जो एक्सक्रीटरी वर्ड है ना, ये जिस वर्ड से आपके सामने आया है वो वर्ड है एक्सक्रीशन। वर्ड है हमारा एक्सक्रीशन, यानी कि इसी को हिंदी में बोलते हैं उत्सर्जन। मैं बीच बीच में हिंदी वर्ड्स का भी यूज़ करूँगा सो दैट आपको बिल्कुल तकलीफ़ नहीं हो, है ना। और जहाँ पे भी आपको दिक्कत होगी आप खुद से उसको नोट डाउन करते रहेंगे। बावजूद इसके आपको प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे और मैं वहाँ पे आपके उस वर्ड को या उस लाइंस के मीनिंग को या जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी उसको मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अब बात ये आती है कि अगर आपने पढ़ा होगा 10th तक के सेक्शन में कि उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन क्या होता है, तो बड़ा अच्छा सा डेफिनेशन आपको आपके स्कूल वाले मास्टर साहब ने बताया होगा। स्कूल में मास्टर साहब होते हैं, वो मास्टर साहब जो होते हैं ना, उन्होंने एक्सक्रीशन का मतलब क्या बताया है, वही चीज़ मैं यहाँ पे लिखता हूँ। एक्सक्रीशन का मतलब उन्होंने बताया है रिमूवल ऑफ, मैं यहाँ पे ना एक खाली जगह छोड़ रहा हूँ, रिमूवल ऑफ वेस्ट। ये खाली जगह मैंने क्यों छोड़ा, तो 10th लेवल पे जो आपने डेफिनेशन देखा होगा, तो हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है,
उस वेस्ट मटेरियल को निकाल देना, दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ऐसा आपने सीखा। अगर मैं यहाँ पे कुछ वेस्ट मटेरियल का आपको नाम दे दूँ, लाइक स्पिटिंग, थूक फेंकना, ये अच्छा ही है, वेस्ट मटेरियल अच्छा मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल है। ऑब्वियसली वेस्ट मटेरियल तभी तुम फेंकते हो ना, अच्छा होता तो थोड़ी फेंकते। दूसरा देख लो, ईयर वैक्स, कान से जो गंदगी निकालते हो। उसके बाद मैं रख देता हूँ मान लो यूरिन। इसके बाद मैं रख देता हूँ फीकल मैटर, जो आप खाना खाने के बाद सुबह सुबह जाते हो ना, ये फीकल मैटर। ठीक, ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल हैं, ये तो फिक्स है, वेस्ट है। और इसको रिमूव करना तो हम इसको एक्सक्रीशन बोलेंगे। यानी कान से गंदगी हमने साफ़ किया है, इसका मतलब हम कान से एक्सक्रीशन कर रहे हैं। नाक से गंदगी निकाल रहे हैं, मतलब नाक से हम एक्सक्रीशन कर रहे हैं। मुंह से थूक फेंक रहे हैं, मतलब मुंह से भी एक्सक्रीशन कर रहे हैं। गजब का डेफिनेशन था स्कूल लेवल पे, है ना? थोड़ा सोचना था। अब यही बात तो यहाँ पे समझना है। अगर मैं अपने लिए बात करूँ ना, तो मैं आपको बोलूँगा ना तो ये एक्सक्रीशन है, ना ये एक्सक्रीशन है, ना ये एक्सक्रीशन है। एक्सक्रीशन सिर्फ और सिर्फ यूरिन का निकलना है। मैंने फीकल मैटर को भी नहीं रखा है ना? ये तो आपके मास्टर साहब ने ज़रूर बताया होगा 10th लेवल पे कि आपने जो खाना खाया उसका मेटाबॉलिज्म हुआ, उपापचय की प्रक्रिया हुई, पाचन डाइजेशन हो गया, और जो वेस्ट मटेरियल आपने निकाल दिया वो था एक्सक्रीशन, वो था एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। मैंने इसको भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में नहीं रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक वर्ड जो ब्लैंक स्पेस छोड़ा था ना, यहाँ पे एक वर्ड मैं ऐड कर रहा हूँ, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल। ठीक है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। वाह, मैंने मान लिया सर, आपने बोला तो मैंने मान लिया कि ठीक है, नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल का निकलना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। और मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी रख दिया था। चलो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। एग्जाम्पल है हमारा यूरिन। तो फिर तुम्हारे दिमाग में आएगा सर आपने बोल दिया तो मैं क्यों मानूं? क्यों मानूं? 10th वाले सर ने सही ही पढ़ाया होगा। 10th लेवल के सर भी अच्छे थे, बहुत मज़ा आ रहा था, बायोलॉजी पढ़ रहे थे तो बड़ा अच्छे से समझ में आ रहा था। उन्होंने तो बोला था फीकल मैटर निकलना दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन, यूरिन का निकलना दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। चलो इस दोनों को नहीं उन्होंने इंक्लूड कर दिया था, तो मैं इसको क्यों नहीं मानूँ, सिर्फ यूरिन को ही क्यों मानूँ? मेरे बोल देने से आप नहीं मानोगे, मुझे पता है। ठीक, तो मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि देखो वो वेस्ट मटेरियल ना जिसमें आपको दिखना चाहिए नाइट्रोजन, जिसमें दिखना चाहिए नाइट्रोजन वाले कंटेंट। अगर नाइट्रोजन वाला कंटेंट की बात करेंगे ना तो वो यूरिन में दिखेगा। कैसे दिखेगा? कि क्या फीकल मैटर में वो नाइट्रोजन वाले कंटेंट नहीं है? तो इसी बात को ज़रा ढंग से समझना है और यही इस पूरे चैप्टर की कहानी को बताएगा। ठीक, अब आ जाते हैं कि ये नाइट्रोजन वाले कंटेंट जो हमारे यूरिन के थ्रू निकल रहा है ये आया कहाँ से? हम तो नाइट्रोजन खाते नहीं हैं, फिर नाइट्रोजन कहाँ से आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसी बात को समझना है और यही पूरी कहानी भी है। देखो तुम जो खाना खाते हो ना तो अपना थाली याद करो, ज़रा थाली याद करो। तो थाली में तुम्हें याद आएगा क्या क्या था? तो चावल था या रोटी था? हाँ ठीक था। उसके साथ मान लो भुजिया था, चलो ठीक था। सब्जी था, चलो वो भी ठीक था। मान लो तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हारे पास चिकन था, या चावल खा रहे थे तो दाल था। तो बेसिकली तुमने जो भी चीज़ें खाया था उसमें क्या क्या चीज़ें थी? तो कार्बोहाइड्रेट था सबसे ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा तुम चावल या रोटी खाते हो, उससे थोड़ा कम होता है प्रोटीन। उसके बाद मिनरल्स, वाइटामिन्स, जो भी चीज़ें हैं। तो दो मेन चीज़ है, एक कार्बोहाइड्रेट और एक है प्रोटीन। अभी हम कार्बोहाइड्रेट की बात नहीं करने वाले हैं। आप जो खाना खाते हैं जिसमें आप प्रोटीन लेते हो, प्रोटीन का इंटेक करते हो, इसी प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। तो ज़रा ध्यान से देखो, ये जो प्रोटीन है फूड मटेरियल में आपका प्रेजेंट, आपके फूड इनटेक आपने जो किया, आपने जो खाना खाया, जो फूड मटेरियल लिया, उस फूड मटेरियल में आपके पास था क्या? तो आपके पास था प्रोटीन। क्या था? प्रोटीन।
अब अगर आपने डाइजेशन यानी कि खाना को पचाने वाला जो प्रोसेस सुना होगा, तो आपने सुना होगा कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो क्या करता है, तो हम जो भी खाते हैं ना, वो खाने को जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ देता है। जैसे तुम रोटी खाए तो रोटी में होता है स्टार्च, तुम्हारा शरीर स्टार्च को नहीं ले सकता, उससे एनर्जी नहीं दे सकता है। उस स्टार्च को डाइजेशन प्रोसेस में टूटना पड़ता है ग्लूकोज में, जो कि सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। और फिर उस ग्लूकोज के टूटने से एक ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, बहुत डिटेल में बात करेंगे, तो आपको मिलता है 38 ATP। ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको आप बोलते हैं कि ये एनर्जी का करेंसी है। आपको जैसे काम करने के लिए ना पैसे की ज़रूरत होती है, बिना पैसे का आपका कोई काम नहीं होता है, वैसे हमारी बॉडी को जो भी काम करते हैं ना, उसके लिए ATP चाहिए, एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी हमें खाने से ही मिलता है। ठीक है, तो जैसे कार्बोहाइड्रेट का स्टार्च फॉर्म जो है उसका ब्रेकडाउन हुआ तो ग्लूकोज बना, और उस ग्लूकोज से आपको ATP मिला। वैसे ही जब ये प्रोटीन टूटता है, इसका डाइजेशन होता है, तो ये प्रोटीन जो है ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाता है, जिसका नाम है अमाइनो एसिड। इस प्रोटीन का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है, इसका नाम है क्या, अमाइनो एसिड। ठीक, क्या नाम है, अमाइनो एसिड। फिर जब ये अमाइनो एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो इससे हमें मिलता है एक कंपाउंड, जिस कंपाउंड का नाम है अमोनिया। जब आप प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल सिंपल फूड मटेरियल में बदलता है। फिर जब इसका ब्रेकडाउन होता है तो उससे आपको आपकी बॉडी में एक कंपाउंड बन जाता है, जिस कंपाउंड का नाम है अमोनिया। ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस का नाम होता है मेटाबॉलिज्म। इसके बारे में हम आगे के सेक्शन में बात करेंगे, उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस क्या होता है। अभी जो बात हो रही है ना, वो बात ये हो रही है कि हमारे सामने में एक चीज़, एक कंपाउंड बन के आ गया है। इस कंपाउंड का नाम है अमोनिया। अगर फॉर्मूला की बात करें तो इसको बोलते हैं NH3। इस अमोनिया के बारे में अगर बात करें ना, तो ये अमोनिया जो होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है। ये हाईली टॉक्सिक होता है, यानी बहुत ज़्यादा जहरीला है। ये बहुत ही ज़्यादा जहरीला। अगर हम मान लें कि पूरे दिन में हम जो प्रोटीन खाते हैं, सपोज दैट अगर मान लें कि हमने जो भी प्रोटीन खाया, इससे 20 ग्राम अमोनिया बन गया। कितना? 20 ग्राम। अब ये हाईली टॉक्सिक है, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे ना कि हमारी बॉडी से निकल जाए। कोई भी जहरीला चीज़ है, कोई टॉक्सिक एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि वो हमारी बॉडी से बाहर हो जाए। और अगर हम बात करें कि इस 20 ग्राम अमोनिया को, एक छोटा सा डेटा लेके समझने की कोशिश कर रहे हैं, अगर ये 20 ग्राम अमोनिया बन गया ना हमारी बॉडी में, तो इसको निकालने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी 20 लीटर वाटर की। एक डेटा है ये, है ना, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज ऐसा ही होता है। अब ज़रा ध्यान से समझो कि अगर 20 ग्राम अमोनिया तुम्हारी बॉडी में बना, तो तुम 20 लीटर पानी की ज़रूरत होगी, और तुम तो 20 लीटर पानी पी लेते हो, है ना, आराम से पीते हैं। सर हम तो 20 लीटर पानी बहुत आराम से ऐसे बाल्टी में मुँह डालते हैं, आराम से सोख लेते हैं, टंकी में मुँह डालते हैं, पूरा सोख लेते हैं। नहीं, हम ह्यूमंस जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं, वो एनिमल्स इतने वाटर का इंटेक नहीं कर सकता है। हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लें तो 7 लीटर 8 लीटर, और पीते रहते जाते रहते, जाते रहते, इतना पानी का इंटेक नहीं कर सकते हैं। तो एक बात इस अमोनिया के बारे में और बताना है कि इसको इट रिक्वायर्स, इसमें ज़रूरत पड़ती है, इट रिक्वायर्स large amount of water, large amount of water for removal। इसको निकालने में बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होगा। और ये दो बात इसके बारे में ध्यान में रखना है
कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्या करें, बन तो गया है, बन तो गया है, प्रोटीन हमने लेना ही लेना है। प्रोटीन हमारी बॉडी के ग्रोथ को बढ़ाता है। आप जिस एज में आपका बॉडी अभी ग्रो कर रहा है, ग्रोइंग एज में है, प्रोटीन उसमें हेल्प कर रहा है, तो प्रोटीन तो लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम प्रोटीन ही नहीं लेंगे। अगर प्रोटीन नहीं लेंगे तो प्रोटीन माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, PEM हो जाएगा, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। और उसके चक्कर में आज के इंडिया की आबादी में ना 80% जो बच्चे हैं वो क्वाशियोरकर, मैरस्मस जैसे डिजीज से लड़ रहे हैं। वो सारी चीज़ें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात है। तो प्रोटीन तो हमको लेना है, और प्रोटीन लेना है तो भैया अमोनिया बनेगा बनेगा। ठीक, अब क्या करें, अब क्या करें, इतना ज़्यादा पानी भी नहीं पी सकते, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इतना ज़्यादा टॉक्सिक कि अगर तुम्हारी बॉडी में 2-3 ग्राम अमोनिया भी रह जाए, सपोज दैट तुमने 20 लीटर के जगह पे 10 लीटर पानी पी लिया, ठीक है, 10 लीटर वाटर तुमने पानी पी लिया, फिर भी ये 10 ग्राम रह जाएगा। 10 ग्राम छोड़ो, 5 ग्राम भी तुम्हारी बॉडी के लिए इतना है ना, कहानी ख़त्म कर देगा, चैप्टर इन, पिक्चर ख़त्म, ना बायोलॉजी ना फिजिक्स ना केमिस्ट्री, पढ़ना ही नहीं है, इंसान ही नहीं बचेगा। तो अब क्या करें, तो ऐसे में ये जो अमोनिया बना है, ये अमोनिया जो है हमारे पास, ये बन गया, ठीक है, और बनने के बाद घूमता घामता पहुंचा लिवर के पास। कहाँ पहुँचा, लिवर के पास। हालांकि मैं आगे बताऊंगा और भी बहुत सारी बातें हैं, तो थोड़ा सा अभी बस समझना है। समझने के लिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ कि हमारी बॉडी में जितनी भी चीज़ें हैं ना, जिसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट, जिस चीज़ पे नियंत्रण की बात करें तो हमारा ब्रेन करता है। हमारा मस्तिष्क हर एक चीज़ पे कंट्रोल रखा है। अभी तुम मेरी बातें सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो वो ब्रेन ही करवा रहा है। तुम खाना खाने का मन करता है, वो ब्रेन ही करता है। मतलब ब्रेन का पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसका अलग अलग फंक्शन है। उसमें से एक पार्ट होता है जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। क्या नाम है, हाइपोथैलेमस। तो ब्रेन के पास सिग्नल आया कि भैया ये हुआ कि अमोनिया बन के तैयार हो गया है, जो कि हाईली टॉक्सिक है ना। ऐसे में ब्रेन के हाइपोथैलेमस ने, जिसको हम सेठ जी बोलेंगे, सेठ जी क्यों बोलते हैं, तो सेठ जी जो होता है, तुम अगर कभी देखे होगे तो सेठ जी खुद काम नहीं करता, काम करवाता है, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग नौकर रखता है। नहीं, तो इस सेठ के पास भी बहुत सारे नौकर है जिससे काम करवाता है। इसने फ़ोन लगाया, हेलो, उधर से आवाज़ आई, कौन? बोला तेरा बाप। ओहो सेठ जी, क्या हाल चाल? बोला सब बढ़िया। बोला सुन, ऐसा हुआ है कि 20 ग्राम अमोनिया बन के बॉडी में घूम रहा है। बोला अच्छा। बोला सेठ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। बोला ठीक है, देखते हैं। सेठ ने जिसको फ़ोन लगाया था ना, जिसको फ़ोन लगाया था, उस ऑर्गन का नाम था लिवर। क्या नाम है, लिवर। यानी ये अमोनिया अभी लिवर के पास पहुंचा। गेट नॉक किया, अंदर से आवाज़ आई, कौन? बोला मेरा नाम अमोनिया है। बोला अच्छा। बोला मैं हाईली टॉक्सिक हूँ। बोला बहुत अच्छे। बोला तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मुझे अपनी बॉडी से निकाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारे शरीर में इतना पानी ही नहीं है। बोला बहुत बढ़िया बात है। लिवर ने बोला बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। बोला तुम्हें मेरे बारे में पता है? बोला क्या? तो बोला मेरा नाम लिवर है और मैं इस बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड हूँ। मैं इस बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड हूँ और प्यार से लोग मुझे एक नाम भी देते हैं, हिपैट। क्या नाम देते हैं? हिपैट। इसी से जुड़ा हुआ एक डिजीज़, अगर आप नाम सुनेंगे तो इससे जुड़ा हुआ एक डिजीज़ है जिसका नाम है हेपेटाइटिस। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, वो सारी बातें, बहुत सारी बातें अभी करनी है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो देखो, लिवर ने बोला कि देखो मैं इस पूरे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड हूँ, प्यार से लोग मुझे हिपैट बोलते हैं। तुम आओ कभी मेरे अंदर, देखो क्या क्या कहानी चलती है। मैं बहुत सारे काम करता हूँ, इंसान दारू पी ले तो भी पचा देता हूँ। ठीक है, तो तुम भी अमोनिया हो, कभी आओ अंदर बैठो, चाय वाय पियो। और फाइनली ये अमोनिया इंटर मारता है इस लिवर के अंदर में। ठीक, लिवर के अंदर में जैसे अमोनिया जाता है, कहानी में चेंज होता है और ये अमोनिया को ये लिवर कन्वर्ट कर देता है एक अलग कंपाउंड में जिसका नाम है यूरिया। क्या नाम है? यूरिया। यानी 20 ग्राम अमोनिया जो था
अब वो कन्वर्ट हो गया 20 ग्राम यूरिया में, ठीक। 20 ग्राम अमोनिया कन्वर्ट हो गया किस में, 20 ग्राम यूरिया में। और इसके लिए यहाँ पे एक साइकिल चलता है जिस साइकिल का नाम है ऑर्निथिन साइकिल। इसका नाम है ऑर्निथिन साइकिल। इस ऑर्निथिन साइकिल से क्या किया, तो लिवर ने अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में। किस में कन्वर्ट कर दिया, यूरिया में। यानी जो 20 ग्राम अमोनिया था ना, ये अब बदल गया 20 ग्राम यूरिया में, ठीक है। ये यूरिया जब बाहर निकला तो बहुत चिल्ला रहा था, मेरे साथ धोखा हुआ, धोखा हुआ, तुमने मेरे साथ गलत किया। बोला अब जो कर दिया वो कर दिया, कोई बात नहीं। लिवर ने वापस से सेठ जी को बोला देखो सेठ, काम हो गया, हमने साइकिल चलाया, अमोनिया कन्वर्ट हो चुका है यूरिया में। बोला बहुत अच्छी बात है। और यही तो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, हमारे लिवर का एक फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, कि वो अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया में। अब अगर इस 20 ग्राम यूरिया की बात करें ना, तो ये 20 ग्राम यूरिया को निकालने के लिए बहुत कम पानी चाहिए। आराम से 4 से 5 लीटर पानी में हम अपने बॉडी से इसको निकाल सकते हैं। 4 से 5 लीटर पानी इज़ मोर देन इनफ। जितना भी बॉडी में आपका यूरिया कन्वर्जन होता है वो 4 से 5 लीटर में आसानी से निकल जाता है, ठीक। अब यूरिया बाहर निकला, इधर इसने सेठ को बता दिया कि देखो सेठ, हमने काम तो कर दिया है। बोला बहुत बढ़िया। तो देखो, अब जो अमोनिया का कन्वर्जन हुआ है यूरिया में, इसके बारे में भी 2 बात आपको ध्यान में रखना है। क्या बात, तो पहली बात कि जो यूरिया है, ये जो यूरिया आपने बनाया, मतलब आपके लिवर ने बनाया, इस यूरिया के बारे में 2 बातें। ये यूरिया, जैसे हमने अमोनिया के बारे में 2 बात बहुत स्पेशल किया, इस यूरिया के बारे में 2 बात बहुत स्पेशल कर लेते हैं। पहली बात, लेस टॉक्सिक, वो हाईली टॉक्सिक था, ये थोड़ा कम जहरीला है। एंड दूसरी बात, रिक्वायर्स लेस अमाउंट ऑफ वाटर फॉर रिमूवल, बाहर निकालने के लिए कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 बात इसके बारे में, हाईली टॉक्सिक था, इतना ज़्यादा कहानी ख़त्म कर देता, और पानी भी बहुत चाहिए था, उतना हम पॉसिबल नहीं था, तो हमारा हेल्प कर दिया लिवर ने, अमोनिया को कन्वर्ट कर दिया यूरिया में। यूरिया लेस टॉक्सिक है और इसको निकालने में पानी भी कम चाहिए, जितना हमारे लिए अफोर्डेबल है, हम आसानी से उतनी पानी पी सकते हैं, ठीक। सेठ ने फिर से फ़ोन लगाया, उधर से आवाज़ आई, हेलो कौन? बोला तेरा बाप। बोला ओ सेठ जी क्या हाल चाल? बोला सब बढ़िया। बोला सुन, लिवर के पास एक कहानी पहुंचा था, कहानी में उसका नाम था अमोनिया, वो हाईली टॉक्सिक था और लिवर ने अपना काम कर दिया है, उसको कन्वर्ट कर दिया है यूरिया में। बोला सेठ अब मेरा कहानी हो जाएगा, टेंशन मत लो। और यूरिया फिर घूमते घुमाते पहुंच गया एक नए ऑर्गन के पास, एक नए ऑर्गन के पास, जिस ऑर्गन का नाम है किडनी। हमारे पास 2 पेयर किडनी होते हैं, 2 पेयर किडनी होते हैं ना, वेरी गुड। 2 किडनी होता है या 1 पेयर किडनी होता है, ठीक है। उसके अंदर में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बात करनी है, वो सारी बातें हम लोग आगे करेंगे। तो किडनी के पास ये यूरिया घूमते घुमाते ब्लड के साथ पहुंचा। किसके पास? किडनी के पास। किडनी बाहर में ही वेट कर रहा था उसका, यूरिया का, कि देखो आ जाएगा, इसकी कहानी ख़त्म करेंगे। जैसे ही यूरिया आया, बोला और क्या हाल चाल? बोला सब बढ़िया। बोला यार सुना तुम्हारे साथ लिवर ने धोखा दिया है। बोला हाँ यार, मैं पहले अमोनिया हुआ करता था। बोला अच्छा, तुम्हारे साथ ही बहुत गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई इंसान जब दुखी होता है ना और उसको थोड़ा सा कोई सिंपैथी देता है, थोड़ा सा सांत्वना देता है, तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो बोला तुझे पता है मेरा नाम किडनी है? बोला सुन, लिवर भी यही बोला था, ऐसे कहानी मत सुना, मेरा नाम लिवर है, ये है वो है, तेरा जो भी कहानी है मैं सुन लूँगा, ठीक है। बोला ठीक है कोई बात नहीं, चलो आराम से चलो, अंदर बैठते हैं, चाय वाय पीते हैं। बोला चलो ठीक है। अब उसको थोड़ा फ्रेंडशिप जैसा उसको फील हो रहा था, दोस्त जैसा महसूस हो रहा, दोस्ती जैसी हो गई थी। और फाइनली ये यूरिया एंट्री मारा किडनी के अंदर में। किडनी इसी इंतज़ार में बैठा था और उसने एक काम किया। और काम क्या किया? तो उसको फ़िल्टर कर दिया और फिल्टर करके ब्लड में से निकाल के इसको निकाल दिया हमारी बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन।
यूरिन के फॉर्म में इस यूरिया को फिल्टर कर दिया गया और फाइनली ये यूरिया यूरिन के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल गया। अभी हमने जो डेफिनेशन दिया और जो पूरी कहानी सुनाई, इसी बात को समझना है। मैंने बोला रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। ज़रा ढूंढो इस पूरी कहानी में कहीं पे भी नाइट्रोजन कुछ दिख रहा है क्या? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, हाँ दिख रहा है, देख अमोनिया, अमोनिया का फॉर्मूला ही था NH3। इसी नाइट्रोजन की तो बात कर रहे थे। ऐसा वेस्ट मटेरियल जिसमें नाइट्रोजन हो और वो वेस्ट मटेरियल जिस चीज़ के थ्रू निकला है वो है यूरिन, इसलिए एक्सक्रीशन में सिर्फ और सिर्फ यूरिन इंक्लूडेड होते हैं। और मैंने बोला ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स, अभी तो 2 ऑर्गन तुम्हारे सामने में खटाखट दिख रहा है, एक लिवर है, दूसरा किडनी है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स होंगे जो इस सारी चीज़ों में हेल्प करने वाला है। और बेसिकली इसका काम है, इस पूरे सिस्टम का काम है कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनता है, अमोनिया बनता है, उसको कन्वर्ट कर देना यूरिया में और फिर उस वेस्ट मटेरियल को निकाल देना। क्यों निकालेंगे? क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक है। उसको भी लेस टॉक्सिक में पहले कन्वर्ट करना है, फिर कन्वर्ट करके हमारी बॉडी से निकाल देना ताकि हमारी बॉडी में जहर नहीं रहे। कई बार अगर इंसान का लिवर फेल कर जाए तो सोचो, अगर लिवर फेल करेगा तो अमोनिया यूरिया में नहीं बदलेगा, इंसान का डेथ हो जाएगा। कई बार किडनी फेल कर गया, अगर किडनी फेल कर गया तो यूरिया फिल्टर नहीं होगा और पूरे बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल जाएगी, जहर फैल जाएगा। अगर तुम इस यूरिया को जानते होगे तो किसान लोग इसको खेत में डालते हैं यूरिया, तुम देखते होगे ऐसे ऐसे छींटते रहते हो उसको, ऐसे ऐसे। कभी ये नहीं देखे होगे कि छींटते घप से मुंह में खा लिया, ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये भी टॉक्सिक है, हाँ इसके कंपैरेटिवली थोड़ा कम टॉक्सिक है, तो निकालना तो है और निकालने की ही बात कर रही है। तो अगर लिवर फेल हो गया, कहानी ख़त्म। किडनी फेल हो गया, तब भी कहानी ख़त्म। पूरी बॉडी में टॉक्सिसिटी फैल जाएगी। सो बेसिकली दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है ये आपका जो आज का ट्रेलर है, इस ट्रेलर में देखो क्या है। तो हमारे पास विलन है अमोनिया, हमारे पास विलन का दोस्त है यूरिया, हमारे पास हीरो है लिवर, उस लिवर का उसका भी सपोर्टिंग रोल, उसका भी दोस्त होता है किडनी। ये सारे हैं और इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली ये चैप्टर आपको बताएगा कि हम इस चैप्टर में क्या करने वाले हैं। तो प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म में जो हमारी बॉडी में बनता है अमोनिया, उस अमोनिया को कैसे निकालना है और क्यों निकालना है, ये बात आपको बहुत क्लियर हो गया है। तो ये था इस पूरे चैप्टर का ट्रेलर। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और वर्ड्स, जो बच्चे बिहार बोर्ड से जुड़े हुए होंगे उनको वर्ड्स में प्रॉब्लम होती है, तो फिर से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा गूगल सर्च मारना है, नहीं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरीके का कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, अगर आता है तो उसके लिए मैं हूँ। आपको बस पढ़ाई करनी है, ढंग से पढ़ना है, ढंग से नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और जैसा कि जो लोग बच्चे देख रहे हो तुम लोग, तो मेरे पास 4 कलर का पेन भी है यहाँ पे, रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, हर कलर की कहानी है। आज तुम अगर जाके NCERT का पेज नंबर 291 जब देखोगे तो वहाँ पे एक डायग्राम दिखेगा, उसमें रेड कलर से जो बना होगा पार्ट ना, वहाँ पे लिखा होगा आर्टरी। हम लोग भी जब रेड कलर का यूज़ करेंगे उसका मतलब होगा आर्टरी, और आर्टरी यानी धमनी जिसमें होता है शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड। उसके बाद तुम्हें ब्लू कलर से जब डायग्राम बनाएंगे तो उसमें देखना लिखा होगा रीनल वेन। वेन में होता है इम्प्योर ब्लड, और इम्प्योर ब्लड का जो कलर होता है ना हल्का सा ब्लूइश होता है। तुम अपने हाथ के ऊपर में देखना हल्का हल्का सा दिखेगा ब्लूइश जैसा, ये हमारा वेन है। यहाँ पे तुम इसको दबा के अगर देखोगे तो मोटा सा पाइप नज़र आएगा, ये आर्टरी है, इसमें प्योर ब्लड होता है और प्योर ब्लड हाईली रेड दिखता है, जबकि इम्प्योर ब्लड थोड़ा सा ब्लूइश अपीयरेंस देता है। इसके अलावा ब्लैक कलर का हम लोग यूज़ करेंगे अपने पॉइंट्स को नोट करने के लिए। सो आपको नोट्स बनाते टाइम भी इन चारों कलर का यूज़ करना है। सबका अपना अपना स्पेसिफिक नाम है, अपना अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। आप जब MBBS करते हैं, जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ोगे, वहाँ पे कोई भी ये नहीं बताता है कि ये कलर क्यों यूज़ हो रहा है, तो आपको अभी से समझना है। कई बार तुम्हारे 10th लेवल तक की किताब में भी कलर डायग्राम होता है, आपने कभी ध्यान ही नहीं दिया था कि कलर डायग्राम क्यों है। कोई चीज़ रेड से बना हुआ, कोई चीज़ ब्लू से बना हुआ, कोई ग्रीन से बना हुआ है। जब नर्व को बनाना होता है तो हम ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं। तो ये सारी बातें, कलर ऐसे ही नहीं दिया होता है। बायोलॉजी को फील करना होगा तुम्हें, तुम फील तब करोगे ना जब तुम्हें मज़ा आएगा, और मज़ा आएगा डेफिनेटली अगर आप मेरे साथ बने हुए हैं। मैं बहुत श्योर करता हूँ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बहुत जल्द बन जाएगा, और आपको फील करना है ये चीज़, ठीक है। कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, मेरे साथ बने रहना है। जो भी डाउट होगा आप मुझे बताएंगे। थैंक यू सो मच।